हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास जो हमने ली थी उसमें पाषाण काल स्टोन एज की बात की थी और हमने पढ़ा कि इसको स्टोन एज को पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में। तो हम बात कर रहे थे पेलियोलिथिक यानी पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल। इसमें हमने चर्चा की कि भारत के सभी क्षेत्रों में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य भारत में सभी क्षेत्रों में पूरा पाषाणकालीन मनुष्य के होने के प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। हालांकि साथ ही हमने ये भी बात की कि इस पूरा पाषाण काल में कि भारत के किसी भी स्थान से इस मनुष्य का, इस आदि मानव का कंकाल या उसके शरीर का कोई भी हड्डी अभी तक नहीं मिली है। तो उसके पीछे रीजन यही रहा होगा कि मरने के बाद इनके जो है शरीर को, शव को जो है खुले में छोड़ दिया जाता होगा, जंगली जानवर खा जाते होंगे या समय के साथ नष्ट हो जाते होंगे, यानी कि दफनाने या जलाने जैसा कोई रिवाज नहीं रहा होगा। तभी जो है इस पूरा पाषाणकालीन मनुष्य का अस्थि पंजर या कंकाल हमें नहीं मिला है। इसी में हम आगे बात करते हैं कि इस पूरा पाषाणकालीन मानव, पैलियोलिथिक मानव का जो है इसका जीवन किस प्रकार का था, अब हम बात करते हैं। यानी पुराऐतिहासिक शिकारी समूह और उसकी कठिनाइयाँ, फॉर्मर हिस्टोरिकल हंटिंग ग्रुप्स एंड देयर डिफिकल्टीज, यानी इस मनुष्य का जीवन जो था, शिकार करना, अपना जीवन किस प्रकार जीता था, उसी की हम बात करते हैं। तो पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन बड़ा बर्बर था, यानी कि जंगली जानवरों जैसा, जब पशु जैसा ही था। उसका जीवन पशुओं से अधिक भिन्न नहीं था, यानी एक तरह जंगली जो बर्बर पशु होते हैं उस टाइप का इसका जीवन था। पशुओं की भांति उसे भी जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता था। जैसे जंगल के अंदर पशु अपना जीवन बचाने के लिए बड़े, जो अब खुद से बड़े और खतरनाक जानवर होते हैं उनसे अपना जीवन बचाने के लिए संघर्ष करता है, वैसे इस मनुष्य को भी अपने से ताकतवर जानवरों से रक्षा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। वे पूर्णतया प्रकृति जीव था, पूरी तरह से प्रकृति पर ही डिपेंड था। वे कृषि कार्य से अपरिचित था, यानी खेती बाड़ी करना यह नहीं जानता था, इसको नहीं आता था। इसलिए उसको जो जंगल में आसानी से फल फ्रूट, कंद मूल, फल जो भी गाजर मूली आदि मिल जाते थे वो खा लेता था। शिकार में जो इसको पशु, मरे हुए पशु या जिन पशुओं को मारता था वो, और जो नदियों झीलों के तटों पे जो मछलियाँ पकड़ता था, इन मछलियों से, मरे हुए जानवरों से अपनी पेट भरता था, ये इसका काम था। अनेक स्थानों पर इस मनुष्य की पाषाण सामग्री और पशुओं के अस्थि पंजर साथ साथ मिले हैं। यानी ये मनुष्य जहाँ रहता था वहाँ पर जो जिन जानवरों को मार के खाता था उसकी उसके जो अस्थि पंजर भी मिले हैं, और जिन औजारों उपकरणों का ये प्रयोग करता था वो जो है औजार उपकरण भी इस मनुष्य के मिले हैं। अब जैसे हमने बात की कि ये खेती नहीं करता था, तो साथ ही पशुपालन भी नहीं करता था। इसका पशुओं का ज्ञान जरूर था लेकिन पशुपालन नहीं करता था। इस युग में मनुष्य भोजन एकत्रित करने वाला था, यानी भोजन जो है उगाने वाला है, पैदा करने वाला है, उपजाऊ वाला, ये नहीं उपजाने वाला नहीं था। भोजन जो है जंगल से इकट्ठा करके, जो जैसे जानवरों को मार के इकट्ठा करना, या जो फल फूल आदि जो जंगल मिलते थे उसको लाके इकट्ठा करने वाला था। भोजन उत्पन्न करने वाला ये नहीं था। खेती पशुपालन का इसको ज्ञान नहीं था। तो जब मनुष्य की खाद्य सामग्री सीमित होती गई, तो जब मतलब जब खेती और पशुपालन नहीं करते, तो ये क्या उत्पाद, खेती और पशुपालन क्या उत्पादन का काम कर रहे हैं, तो ये नहीं कर रहे हैं दोनों, तो इसकी खाद्य सामग्री सीमित होती गई। यानी कि उस क्षेत्र में जब जानवरों पशुओं को ये मार के खा गया तो उस क्षेत्र में एक इनके जो है पेट भरने के साधन कम होते गए। लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस समय आदि मानव की जनसंख्या कोई ज़्यादा नहीं थी, कम ही थी, इसलिए इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसलिए जो स्रोत इसके जीवन यापन के लिए उस क्षेत्र में रहे होंगे वो इसके लिए पर्याप्त रहे थे। अब ये पूरा पाषाणकालीन मनुष्य जो है, इसको अग्नि का नॉलेज नहीं था, इसको आग जलाना नहीं आता था, आग का ज्ञान नहीं था, तो आग का नॉलेज नहीं था, तो जो मांस ये खाता था वो कच्चा ही खाता था। परीक्षा में कई बार आता है कि मनुष्य को, आदि मानव को अग्नि का नॉलेज कब हुआ, तो हम आगे पढ़ेंगे उसमें। तो इस मनुष्य ने अपनी आत्मरक्षा के लिए सुरक्षित निवास स्थान की आवश्यकता थी, यानी अब जो है रहने के लिए उसको अपने खुद का जीवन बचाने के लिए सुरक्षित जगह चाहिए थी। रहने के लिए कहाँ रहे, तो सबसे पहले ये मनुष्य घने वृक्षों की शाखाओं का सहारा लिया। मैंने घने वृक्षों की शाखाओं पर रहता था, लेकिन सर्दी के मौसम में, बरसात के मौसम में
पेड़ों की घनी शाखाएं सुरक्षित नहीं होती है, वहाँ पर रहना संभव नहीं होता। इसलिए उसने पेड़ों की घनी शाखाओं को छोड़ करके नदियों के कगारों और पर्वतों की कंदराओं की शरण ली। यानी नदियों में जब बरसात के मौसम में पानी जब ऊपर चढ़ जाता है तो जो पास के जो पर्वत है उनमें जो कगारें बन जाती है, गुफाओं जैसी संरचना बन जाती है, वहाँ पर ऐसी संरचनाओं में वो रहने लगा। और पर्वतों में जो कंदराएं जो होती हैं उनमें वो शरण लेके रहने लगा। तो खुदाई में जो अधिकांश पाषाण के औजार उपकरण मिले हैं वो इन्हीं क्षेत्रों से मिले हैं, यानी कि नदियों की कगारों में, पर्वतों की कंदराओं में मिले हैं। तो यहाँ पर ये मनुष्य रहा होगा, इसीलिए यहाँ से इसके औजार उपकरण ज़्यादा मिले हैं। ये मनुष्य वास्तुकला और मर्द भांड कला यानी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला से अपरिचित था, यानी ये इस काम को नहीं जानता था। उसकी सृजनात्मक कला का प्रदर्शन उसके हथियारों औजारों के रूप में ही हुआ है। तो ये जो निर्माण करने की इसकी जो कला है उसकी जानकारी हमें इसके पास जो हथियार हमें मिले हैं, जो औजार मिले हैं, उसी से हमें पता चलता है कि ये मनुष्य क्या और कैसे निर्माण करने की इसकी जो कला थी उसकी हमें पता लगता है। ये मनुष्य शिकार समूह का एक सदस्य ही था, यानी शिकार अकेला नहीं कर सकता था। ये शिकार अकेले नहीं किया जाता, इसलिए ये जो है शिकार जो शिकार समूह का सदस्य था, जो शिकार करने वाला झुंड था, उसका एक मेंबर मात्र ये था। अकेले मनुष्य के लिए शिकार करना संभव नहीं था। हिंसक पशुओं का शिकार करने पर जो है उनकी संख्या घटती गई उन क्षेत्र में जहाँ ये रहते थे, जिससे मनुष्य का जीवन अधिक सुरक्षित होता गया। तो जिस क्षेत्र में रहते थे उन हिंसक पशुओं को मार देते थे, उनको खा लेते थे, तो उसके बाद उस क्षेत्र में इन हिंसक पशुओं की जो है संख्या कम होती गई। मृत पशुओं के चमड़े से ये वस्त्र और अस्थि के जो है मतलब जो उनके चमड़े से अपने वस्त्र बनाते थे, उनकी हड्डियों से हथियार और औजार बनाते थे। और इस शिकार से जो मतलब ये शिकार कर रहे हैं तो वो शारीरिक दृष्टि से भी इनके शरीर का विकास हो रहा है। शिकार करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती थी, इस वजह से जब मैं मेहनत करते थे तो शरीर मजबूत होता था, शारीरिक दृष्टि से इनका शरीर जो है मजबूत होता था। आखिर उसके मनोरंजन का साधन बन गया, यानी धीरे धीरे ये शिकार जो है इनके मनोरंजन का साधन बन गया। ये इनके मनोरंजन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि लोग जो है शिकार अब भी गवर्नमेंट के मना करने के बावजूद भी लोग कर रहे हैं। तो ये शिकार जो है लोग मनोरंजन के रूप में राजा महाराजाओं के टाइम में भी इसका प्रयोग किया गया और आज भी कुछ लोगों की ये आदत बनी हुई है। सर्वप्रथम उसने वृक्षों की शाखाओं की मजबूत लकड़ियों का प्रयोग किया शिकार करने के लिए, पेड़ों की मजबूत लकड़ियां। लेकिन इन पेड़ों की लकड़ियों से जो है बड़े और हिंसक पशुओं का शिकार करने में कठिनाई अनुभव हुई, मतलब बड़े और हिंसक पशुओं का शिकार करना संभव नहीं हुआ। इस वजह से उसने फिर पत्थर के पाषाण के औजार उपकरण बनाए। तो पाषाण खंडों से निर्मित हथियार और औजार का प्रयोग करने जो इन्होंने शुरू किया, और ये हथियार के रूप में पाषाण का प्रयोग आदि मानव के जीवन की क्रांतिकारी घटना थी। तो ये इसके आदि मानव के जीवन की एक बहुत बड़ी घटना थी कि इसने लकड़ियों को छोड़ करके पत्थरों का औजार उपकरण बनाया। तो पत्थरों के इनके औजार उपकरण है, इसीलिए इसको हम आप पाषाण काल या स्टोन एज बोलते हैं। तो प्रयोग में ली जाने वाली पाषाण जो पत्थर कौन कौन से थे उनकी किस्में क्वार्टजाइट, सैंडस्टोन, लेटराइट, चैल्कडोनी, ये जेनेसिस, ये प्रमुख जो है पत्थरों के प्रकार थे जिनके ये औजार उपकरण बनाते थे। इन पत्थरों से उसने जो हथियार औजार बनाए उनमें थे कुल्हाड़ी यानी कि हैंड एक्स, चॉपर, स्क्रैपर, क्लीवर, कोर, डिस्क, ब्लेड आदि प्रमुख जो है इसके औजार थे। तो ये परीक्षा में पूछे जाते हैं कि पूरा पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के या नव पाषाण काल के किन्हीं उपकरण, दो उपकरणों के नाम लिखो, या परीक्षा में 2-2 नंबर के सवाल में आते हैं। तो ये प्रमुख इसके पत्थर थे जिससे ये औजार बनाते थे। उत्तर भारत में सोहन प्रणाली और दक्षिण भारत में जो मद्रास प्रणाली के जो औजार बनाए जाते थे वो अधिक लोकप्रिय थे। और प्रारंभ में औजार भद्दे भोंडे थे, यानी दिखने में औजार खूबसूरत नहीं थे और जो है भोंडे यानी धारदार नहीं थे, परंतु समय के साथ साथ इनमें सुडौलता आई। धीरे धीरे आने वाले समय में इनके ये औजार सुंदर होते गए, इनमें सुंदरता आती गई। इनकी सहायता से मनुष्य मतलब इन औजारों की सहायता से, उपकरणों की सहायता जो है तोड़ने, काटने, छीलने, फोड़ने, जोड़ने आदि का कार्य जो है ये मनुष्य करता था। पशुओं की खाल, पेड़ों की छाल और पत्तों का प्रयोग ये वस्त्र के रूप में करते थे। आज भी हम देखते हैं कि जो आदिवासी समूह जंगलों में रहता है वो इन्हीं पशुओं की खाल, पेड़ों की छाल और पत्तों का जो है वस्त्र के रूप में प्रयोग करता है।
आदिवासी मानव आज भी यही कर रहा है। तो विद्वानों का अनुमान है कि इस मनुष्य में किसी प्रकार की धार्मिक भावना का उदय नहीं हो पाया था, मतलब ये इस समय तक इनमें भगवान, आत्मा, परमात्मा, इनके बारे में किसी में इनमें कोई मान्यता का कोई प्रमाण नहीं है। खुदाई में ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली है जिससे उनके देवी देवता या धार्मिक विधि का कोई अनुमान लगाया जा सके, मतलब उनकी धार्मिक मान्यताओं का कोई भी प्रमाण इस समय तक नहीं मिला। उस युग में लोग शवों को जलाने अथवा दफनाने का रिवाज नहीं था। मरने वालों को शव को जलाने का या दफन करने का कोई रिवाज का प्रमाण नहीं मिला है। उत्खनन में न तो मृतकों की समाधियां मिली है, न ही उनके शरीर का कोई अवशेष। तो ऐसा माना जाता है कि वे लोग मरने वाले लोगों को शवों को खुले मैदान में छोड़ देते थे, जहां उन्हें या तो जंगली जानवर खा जाते थे या वह डेड बॉडी जो स्वयं सड़ गलकर मिट्टी में मिल जाते थे। ये मनुष्य किसी धातु से परिचित भी नहीं था, यानी लोहा, तांबा, पीतल किसी धातु से परिचित नहीं था, सिर्फ ये पत्थर की बात कर रहा है। और मिट्टी के बर्तन बनाना भी नहीं जानता था। उसका जीवन खानाबदोश था। खानाबदोश मतलब भटकते रहना, आज यहाँ कल वहाँ, कोई परमानेंट जगह नहीं होना, खाने के लिए भटकना एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जिस क्षेत्र में खाद्य सामग्री का अभाव उत्पन्न हो जाता था वो उस जगह को छोड़कर किसी नए क्षेत्र की ओर चला जाता था। तो ये इसी प्रकार के जीवन को जो खाने के लिए भटकते हैं एक स्थान दूसरे स्थान पर, उसी को खानाबदोश जीवन बोलते हैं। जीवन के लिए संघर्ष इतना कठिन और निर्मम था कि कम लोगों का अलग रहना असंभव था। आज भी कोई घने जंगल में चला जाए तो अकेला या कुछ लोग मिल करके वहाँ पर नहीं रह सकते। जंगल में रहने के लिए ग्रुप में होना जरूरी है, वरना जंगली जानवर मार के कहीं भी ख़त्म कर देंगे। तो इसका भी जीवन यही था कि इसको अकेला नहीं रह सकता था। संघर्ष इतना कठिन और निर्मम था कि कम लोगों का अलग रहना असंभव था। ये लोग समूह बनाकर रहते थे और हर समूह की टोली का एक मुखिया होता था। जैसे हम देखते हैं कबीलों का टोली का मुखिया होता है, तो इसी प्रकार इनका भी मुखिया होता था, जो शिकार के समय ये मुखिया जो है अपने टीम का नेतृत्व करता रहा होगा। और मतलब ये अनुमान ही लगाया गया है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, क्योंकि कन्फर्म कोई इसका प्रमाण नहीं है। तो इस ग्रुप में रहने की वजह से वो सभ्यता के मार्ग की ओर आगे बढ़ चुका था, एक कदम आगे बढ़ना, मतलब साथ रहना, समूह में रहना, ग्रुप में रहना, ये समूह में रहना, एक टोली बना के रहना, ये एक सभ्यता के विकास का एक चरण था। हिंसक पशुओं का आखेट एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि अनेक व्यक्तियों के समूह सामूहिक प्रयत्न से होता था। मतलब हिंसक पशुओं का जब शिकार होता था तो कोई अकेला व्यक्ति ये नहीं कर सकता था, अनेक लोगों को साथ रह करके ये करना पड़ता था। अनेक उनके इस सामूहिक कार्य हेतु उनके मस्तिष्क में संगठन और सहयोग की भावना को जन्म दिया होगा। तो इस सामूहिक मतलब ये जो समूह में साथ मिलकर के काम करते थे, शिकार करते थे, तो इनके मस्तिष्क में इस वजह से एक भावना आई होगी कि संगठन में रहा जाए, सहयोग की भावना के साथ रहा जाए। तो ये एक चीज़ इनके दिमाग में डेवलप हुई होगी। तो ये हमने बात की पूरा पाषाण के काल की। तो कल नेक्स्ट हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल या मीजोलिथिक एज की।